हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियसली हमने कवर कर लिया था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। बहुत ही डिटेल डिस्कशन था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हो, या फिर मैंने चैनल पे एक अलग से ही प्लेलिस्ट क्रिएट किया है बायोकेमिस्ट्री के नाम पे। तो वहां से भी आप जो है वो वीडियोस देख सकते हो। सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, सिलेबस बायोकेमिस्ट्री का हम पहले सोच रहे हैं कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है महाराष्ट्र सेट एग्जाम में वो आते हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। सो आयनिक बॉन्ड होते क्या है ये समझना पहले जरूरी है। सिंपल अगर हम बोले तो दो अपोजिट आयंस के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एक है पॉजिटिव आयन, एक है नेगेटिव आयन। तो जब अपोजिट आयंस के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड, आयंस के बीच में जो बॉन्ड्स बनेगा, अपोजिट आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड पढ़ने से पहले हमें टाइप्स ऑफ आयन के बारे में पढ़ना जरूरी है। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ आयन और टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, द अनदर वन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं बच्चों कैटायंस, दे आर नोन एज कैटायंस, whereas negatively charged particle they are known as anions। ठीक है। सो दे आर नोन एज एनायंस। सो जब इन कैटायंस एंड एनायंस के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज है, वी नो दैट अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये अपोजिटली चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो उसकी वजह से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो अभी थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझते हैं। When one interacting atom is much more electronegative, एक इंटरैक्टिंग एटम जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन अदर, अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन में टेक्स प्लेस। ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल कंसिडर करते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे जब हम इनको आयंस की फॉर्म में लिखते हैं तो हम हमेशा सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा सोडियम एंड क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17। तो ड्रॉ कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो दिस इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम एंड दिस इज आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन। ठीक है। तो सोडियम के कितने हैं, बाकी के इनर मोस्ट शेल में गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सिंपली, तो दैट विल बी 281। इसका कैसे लिखेंगे, 287। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे एक्स दिखा के। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सो दे आर 7। तो क्लोरीन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको क्या चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें, सो क्लोरीन दिस इज, यहाँ पे टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज 3.1। ठीक है, दिस इज 3.1। इसको इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। तो इसकी वजह से क्या होगा, देर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे बाय 1। ठीक है, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया। प्रीवियसली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर सेम था, अभी 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर विल डिक्रीज बाय 1, तो इट विल बी इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे नेट चार्ज सोडियम पे कितना आएगा, दैट विल बी प्लस। ठीक है, दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो प्रीवियसली जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 17 थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, सोडियम से ले लिया, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 हो गए। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे आ जाएगा। सो when one interacting atom is much more electronegative, जब एक इंटरैक्टिंग एटम, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से देर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन।
सिंपली अगर हमें आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन बतानी हो, सो वी कैन राइट इट एज आयनिक बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स होते हैं विच आर फॉर्म बिटवीन, किसके बीच में फॉर्म हो रहे हैं, आयंस के बीच में फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से फॉर्म हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर क्यों होगा, क्योंकि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर एटम, ड्यू टू विच देयर इज ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। सो इसकी वजह से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज होती है इन अ पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल क्या है, पहले ये जान लेते हैं। सो पीरियोडिक टेबल एक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। इट इज अ प्रॉपर्टी यानी जायदाद नहीं, प्रॉपर्टी यानी कि उसका फीचर। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। किसकी प्रॉपर्टी है, एटम की। क्या करने की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, और वी कैन से इट एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो किसी भी एटम की ये जो एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, दैट एबिलिटी और दैट प्रॉपर्टी ऑफ दैट एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये डिफर करती है हर एटम की हर दूसरे एटम से, इट वेरीज। तो पीरियडिक टेबल में ये कैसे वेरी करती है, इसकी अगर हम बात करें, सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियडिक टेबल, तो इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। जैसे लिथियम क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेरिलियम उससे ज्यादा है, बोरॉन और ज्यादा होगा, कार्बन और ज्यादा, नाइट्रोजन और ज्यादा, ऑक्सीजन और ज्यादा, एंड फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको हाईलाइट करें तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि 18 ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारी गैसेस कौन सी है, दीज आर इनर्ट गैसेस। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, सो दैट इज फ्लोरीन। ठीक है, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, दैट विल बी फ्रेंशियम। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी कर रही है, आई होप समझ में आया होगा। सो इन बायोलॉजिकल सिस्टम, अगर बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कुछ एलिमेंट्स, दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनकी पोजीशन देखें तो दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज नाइट्रोजन, सल्फर क्या है भैया हमारा, दिस इज सल्फर, दिस इज कार्बन, सल्फर इज 3, कार्बन इज 4, हाइड्रोजन इज 5 एंड फॉस्फोरस इज 6। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन, इन केस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में फ्लोरीन प्रेजेंट नहीं होता, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग इट। लेकिन ऐसे अगर पूछा जाए कि पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो दैट इज फ्लोरीन, और लीस्ट कौन होगा, फ्रेंशियम। ठीक है, लेकिन अगर बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड देन फॉस्फोरस। तो ये सीक्वेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का इन केस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो जैसे हमने बात की थी, इनिशियली हमने बात की थी जब ये सेशन स्टार्ट किया था आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, सिंपली एक एटम क्या करेगा, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ठीक है, गेन कर लेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन है ये किस वजह से हो रही है, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस। ठीक है, अपोजिट आयंस के बीच में अट्रैक्शन की वजह से हो रही है। और एक और चीज जो आपको याद रखनी है बच्चों, कि जो एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या होगा, जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू अनदर एटम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू सोडियम। तो और सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर हम देखें सो दैट इज 11। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन।
कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा विजिबल हो। तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17 एंड इट कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। और क्लोरीन जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लोरीन जो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सोडियम को क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम को भी स्टेबल होना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और क्लोरीन को भी स्टेबल होना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डील रखी कि भाई तू मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तू भी स्टेबल हो जा और मैं भी स्टेबल हो जाता हूँ। तो ये जो आयनिक इंटरेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये जो आयनिक इंटरेक्शन होगा या फिर ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पे अपोजिट आयंस की वजह से, तो दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। और अभी ये जो दोनों एटम्स होंगे, सोडियम का एंड क्लोरीन का, दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन। अभी ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है एंड बोथ हैव फुल इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड आर द स्टेबल। और ये दोनों अभी क्या है, स्टेबल है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों, एक चीज आपको और याद रखनी है, पॉजिटिव आयंस को बोला जाता है कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस को बोला जाता है एनायंस। ठीक है, तो आई होप ये कैसे फॉर्म हुआ ये समझ में आया होगा। हमने इनिशियली भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है इसके बारे में, तो वहां पे भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू बताया इसका कि एक्चुअल में होता क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि भाई व्हाई सॉल्ट्स गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो पानी में सॉल्ट डिसॉल्व क्यों होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। सो दो एनर्जी इन्वॉल्व होती है इस केस में, दैट इज लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है बच्चों, ऐसी एनर्जी जो आयंस को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। ठीक है, जब भी हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। वो एनर्जी कितनी होगी, जितनी टाइटली सोडियम एंड क्लोरीन के एटम्स ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, उतनी ही एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, इनको तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी। सो दैट एनर्जी इज रेफर टू एज लैटिस एनर्जी। तो डेफिनेशन की बात करें, सो लैटिस एनर्जी is defined as the energy required to separate a mole of ionic solid। यानी कि आयनिक सॉलिड के 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कि जब किसी भी आयंस का हाइड्रेशन होगा यानी कि जब वो वाटर में ऐड होगा। ठीक है, तो जो एनर्जी हाइड्रेशन ऑफ आयंस की वजह से रिलीज होगी, हाइड्रेशन ऑफ आयंस सिंपली क्या है, जब आयंस वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो हमने सिंपली पढ़ा था बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड के केस में कि जब भी हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो वी कैन राइट इट एज, जब भी बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा यानी कि बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लैटिस एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। लेकिन सेकंड केस में क्या होगा, आयंस क्या करेंगे, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और जो एनर्जी इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि सॉल्ट क्यों नहीं डिजोल्व होते वाटर में। तो सिंपल फंडा है इसका बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये सारा पहले रब कर लेते हैं इसको, ताकि थोड़ा सा क्लियरली हमें सब चीजें समझ में आने लगे। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा काम आएगा अभी हमें आगे पढ़ने के लिए भी। तो सपोज दिस इज अ कंटेनर, ये क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा पड़ा है पूरा। तो हमने क्या किया, इस कंटेनर में Cl को ऐड कर दिया, सॉल्ट को ऐड कर दिया, टेबल सॉल्ट दैट इज NaCl, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो हमें पता है वाटर का जो मॉलिक्यूल है दैट इज पोलर मॉलिक्यूल। पोलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 पोल्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्योंकि अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें
तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन का साइज भी बड़ा है और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर हो रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक तरफ, यहाँ पे दो पोल्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे दो पोल्स की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड को हमने पानी में ऐड किया, उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों आयंस क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और सोडियम बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, इसके साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है, यू कैन सी दिस इज ऑक्सीजन विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, सोडियम पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन और सोडियम इंटरेक्ट करेंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम का क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया। तो इस इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। सेकेंड, अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन क्या है, इट इज नेगेटिव आयन, इट इज नेगेटिवली इट कंटेन नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का था, इस केस में वो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। क्लोरीन बीइंग नेगेटिवली चार्ज, इसके साथ कौन इंटरेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव का इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे यू कैन सी द स्ट्रक्चर, यहाँ पे कौन इंटरेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन जो कि कैरी कर रहा है नेगेटिव चार्ज, सोडियम के साथ इंटरेक्ट करेगा। यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, तो उसके साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ वाटर जो कि हाइड्रोजन कंटेन करता है। यहाँ पे वाटर क्या कर रहे हैं, वाटर इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट नहीं करने दे रहे हैं और खुद ही इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए सॉल्ट्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, वाटर सोडियम एंड क्लोरीन के आयन को अलग अलग कर रहा है और खुद ही उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो दैट इज द रीजन वाई सॉल्ट्स गेट डिसॉल्व इन वाटर। मैंने एक सेशन में बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। इस केस में बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यानी कि ऐसी एनर्जी क्या है, हमें देनी पड़ रही है, बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप ये दोनों समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे आपके। सो अभी बात करते हैं कि फोर्स एंड एनर्जी ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बॉन्ड में कितना फोर्स एंड कितनी एनर्जी होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इसका सिंपल फॉर्मूला है जो कि हमें कूलम्स लॉ से मिला है। कूलम जो है हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका लॉ है। तो यहाँ पे अगर हमें फाइंड आउट करना है फोर्स एंड एनर्जी आयनिक बॉन्ड की, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज F इज इक्वल्स टू के, यहाँ पे कांस्टेंट है Q1 Q2 एंड इट कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन R स्क्वायर। अगर एनर्जी की बात करें हम, सो इट विल बी K Q1 Q2 एप्सिलॉन एंड R, ठीक है। कौन सा लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिख लेते हैं पहले। सो K इज कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। Q1 एंड Q2 आर चार्जेस, क्या है, ये दोनों चार्जेस है, ठीक है। R क्या है, R इज डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका, बिटवीन टू आयंस, क्योंकि यहाँ पे हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बिटवीन टू आयंस, ठीक है। चार्जेस ऑन आयंस, जो भी चार्जेस है आयंस पे, वो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और एप्सिलम क्या है, सो एप्सिलम इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, किसी भी मीडियम की हम बात कर सकते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलम। इसको कभी कभी रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो आई होप ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन करके रखो, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है, हमें आयनिक बॉन्ड की एनर्जी एंड फोर्स पता करना हो तो उसके लिए दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम बात करें, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, दैट इज कापा, इसको कापा भी बोलते हैं। सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझने से पहले वी मस्ट नो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। सो देर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड नेमिंग समथिंग। सो डाइलेक्ट्रिक का मतलब अगर हम जानने की कोशिश करें, सो इट इज एनी मटेरियल दैट हैव पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी पुअर होगी, यानी कि इट इज नॉट गुड कंडक्टर एंड हैव द एबिलिटी, इसके पास किस चीज की एबिलिटी है, एंड हैव द एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस, टू स्टोर चार्जेस, ठीक है। दो कंडीशन होती है डाइलेक्ट्रिक, किसी भी सब्सटेंस को डाइलेक्ट्रिक कहने के लिए। पहली क्या है कि पहला तो वो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना चाहिए, यानी कि पुअर कंडक्टर होना चाहिए। सेकंड, इट मस्ट हैव हाई एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस, यानी कि वो चार्जेस को इजीली पास ना होने दे अपने में से और उसको स्टोर करके रखे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज में थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, सो किसी भी मीडियम में कितना फोर्स कम होगा दो चार्जेस में, दैट टर्म इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। जैसे ये मीडियम है, एक हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से यहाँ पे चार्जेस है, सपोज दीज आर चार्जेस, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी चार्जेस है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने क्या रखा, एयर रखा या फिर वैक्यूम रखा, और इस केस में हमने क्या रख दिया, वाटर रख दिया, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे सिंपली, अगर मैं पूछूं कि दोनों केस में से, यहाँ पे दोनों केस में से ज्यादा चार्जेस के ऊपर फोर्स कौन से केस में होगी, केस ए या फिर केस बी, चार्जेस जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कौन से केस में वो फोर्स ज्यादा होगी या फिर कौन सी फोर्स कम होगी, कौन से केस में फोर्स कम होगी। तो ऑब्वियसली ए में ज्यादा होगी, क्योंकि ए में कोई भी हिंडरेंस नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे वाटर की वजह से इस केस में फोर्स जो होगी दैट विल बी लेस, ठीक है, फोर्स कम होगी एज कम्पेयर टू इन द केस ऑफ एयर, राइट। सो किस मीडियम में कितना फोर्स कम होगा दो चार्जेस के बीच में, दैट कांस्टेंट और दैट टर्म इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक, उसी को क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इट इज अ रिलेटिव टर्म, यानी कि इसको या तो एयर के साथ, इसको नॉर्मली हम एयर या फिर वैक्यूम के साथ ही रिलेशन में बोलते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं। सो किसी मीडियम में दो चार्जेस के बीच में कितना कम फोर्स लग रहा है, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक permeability of the material to the electric permeability of फ्री स्पेस, यानी कि एक केस में हमने क्या किया, किसी मटेरियल को ले लिया, और एक केस में क्या है, स्पेस है, एयर है या फिर वैक्यूम है, वैक्यूम है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कापा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, इसको डिराइव कर रहे हैं हम, रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस, कहाँ पे, जब वैक्यूम में है, इन वैक्यूम, between charges in vacuum by force acting between charges when it is placed in material, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, दैट विल बी K इज इक्वल्स टू एफ नॉट यहाँ पे दैट मीन्स एयर, एंड एफ एम दैट मीन्स मटेरियल। तो फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स क्या होगा हमारा, दैट विल बी, फोर्स का फॉर्मूला हमने कूलम्स लॉ से डिराइव किया था,
प्रीवियस स्लाइड पे हमने पढ़ा है, दैट इज F इज इक्वल्स टू कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 एप्सिलम एंड जो हमारा डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वाज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, वैल्यू मिल जाएगी आपको। सो कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 एप्सिलम फॉर एयर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे, यानी कि वहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है दो मटेरियल के बीच में। मीडियम के लिए क्या लिखेंगे, कांस्टेंट Q1 Q2 एप्सिलम m r स्क्वायर। ठीक है, तो ये बाकी की चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, कूलम्स कांस्टेंट, चार्जेस, डिस्टेंस सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, दैट इज एप्सिलम नॉट एंड एप्सिलम m। m स्टैंड फॉर मटेरियल और द मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट विल बी, ये ऊपर चला जाएगा, सो दैट विल बी एप्सिलम m अपॉन एप्सिलम नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल्स टू हमारा एप्सिलम, जो कि है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। सो मटेरियल में कितना है डिवाइडेड बाय वैक्यूम में कितना है, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज टू डिराइव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो कैसे फॉर्मूला डिराइव किया, आई होप समझ में आया होगा। सो आई होप आज के सेशन में सब जो हमने कवर किया है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है और कौन सा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।